नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज गुप्ता एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पंकज गुप्ता क्लासेस में। दोस्तों, आपका मित्र, आपका दोस्त पंकज गुप्ता एक बार फिर से हाजिर है एक नई टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है दोस्तों, भारत पर विदेशी आक्रमण। यानी प्राचीन भारत में भारत पर कौन कौन से विदेशी आक्रमण हुए, आज हम लोग इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा, आपको क्लास में बहुत मजा आएगा। और लास्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे सिकंदर के बारे में और राजा पोरस के बारे में, जो आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है और यहां से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास, भारत पर विदेशी आक्रमण। तो दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास में भारत पर दो बहुत महत्वपूर्ण विदेशी आक्रमण हुए, जिनमें पहला आक्रमण ईरान से हुआ और दूसरा आक्रमण यूनान से हुआ। पहला आक्रमणकारी था दाराबाहु प्रथम और यूनान से आक्रमण करने वाला व्यक्ति था सिकंदर महान। तो इस तरह से प्राचीन भारत के इतिहास में भारत पर दो महत्वपूर्ण आक्रमण हुए। पहला पारसिक आक्रमण, या मैं लिख सकता हूं भारत पर ईरानी आक्रमण। दोस्तों, इसे पारसिक आक्रमण भी कह देते हैं। और जो दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ वो था भारत पर यूनानी आक्रमण। दोस्तों, आज इन दोनों आक्रमण को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जो ईरानी आक्रमण था, या मैं ये कहूं पारसिक आक्रमण था, वो ईसा पूर्व 6ठी सदी में हुआ। और जो यूनानी आक्रमण था वो ईसा पूर्व 4थी सदी में हुआ। तो हम लोग सबसे पहले भारत पर ईरानी आक्रमण को पढ़ लेते हैं कि भारत पर किस तरीके से ईरान का आक्रमण हुआ। तो दोस्तों, हम सबको यह पता है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में जो हमारा उत्तर भारत था वो छोटे छोटे 16 महाजनपदों में विभाजित था। और इनमें जो मगध साम्राज्य था, वो मगध साम्राज्य अपना सीमा का विस्तार कर रहा था, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। हमको यह पता है कि मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह थी, और ये लगातार पूर्व दिशा की ओर अपनी सीमा का विस्तार कर रहा था। दोस्तों, जिस समय उत्तर भारत में मगध साम्राज्य अपनी सीमा का या साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, जिस समय उत्तर भारत में मगध साम्राज्य अपनी सीमा का विस्तार कर रहा था, उसी समय दोस्तों ईरान में साइरस द्वितीय ने ईरान में हकमनी वंश की सत्ता स्थापित की थी। और दोस्तों, देखते ही देखते साइरस द्वितीय ने, यानी जो हकमनी वंश का शासक था, उसने लगभग संपूर्ण मध्य एशिया पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। और उसकी जो सीमा थी वो सिंधु नदी तक जा लगी थी। यह साइरस द्वितीय भारत पर भी अपना अधिकार करना चाहता था। तो दोस्तों, उस समय ईरान से भारत आने के दो मार्ग थे। एक था ये जो जैंड्रिया के विशाल रेगिस्तान से पड़ता था, और दूसरा जो मार्ग था वो हिंदुकुश पर्वतमाला को पार करके काबुल और कंधार के रास्ते सिंधु नदी को पार कर भारत पर आने का।
तो दोस्तों साइरस द्वितीय ने इस जेंड्रिया के विशाल रेगिस्तान के रास्ते भारत पर आक्रमण करने का एक असफल प्रयास किया ईसा पूर्व 6ठी सदी में, जो लगभग 527 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। लेकिन दोस्तों ये जो जेंड्रिया का जो विशाल रेगिस्तान था, ये विशाल रेगिस्तान की जो प्राकृतिक परिस्थितियां थी वो बहुत ज्यादा विषम थी, और इतनी ज्यादा विषम थी कि जिस समय साइरस द्वितीय ने इस जेंड्रिया के विशाल रेगिस्तान के रास्ते भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया, इस रेगिस्तान की प्राकृतिक परिस्थितियों ने उसकी पूरी की पूरी सेना को ही समाप्त कर दिया। भारत पहुंचने से पहले उसकी की सारी सेना इस रेगिस्तान की विषम परिस्थितियों के कारण मारी जा चुकी थी, और केवल उसके पास 7 सैनिक ही जीवित बचे थे, जिसके कारण साइरस द्वितीय भारत पर आक्रमण नहीं कर सका और वो वापस अपने राज्य लौट गया। इस तरीके से अगर मैं ये कहूं कि भारत पर आक्रमण करने का जो सबसे पहला असफल प्रयास था वो साइरस द्वितीय के द्वारा किया गया, जो हकमनी वंश का शासक था, जो ईरान में था। इनको हम लोग पारसिक शासक भी कह देते हैं। दोस्तों 522 ईस्वी में दाराबाहु प्रथम इस हकमनी वंश का शासक बना। 517 ईसा पूर्व 22 ईसा पूर्व में शासक बना था, और दोस्तों इसने इस काबुल घाटी के रास्ते 517 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। दोस्तों उस समय जो हमारा पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र था वो इस आक्रमण को सामना करने के लिए तैयार नहीं था। यह पश्चिमोत्तर भारत का जो क्षेत्र था वो छोटे छोटे राज्यों में, या मैं कहूं नगरों में विभाजित था, और इन नगरों में भी आपस में बहुत ज्यादा संघर्ष था, विवाद था। यहां पर कोई बड़ी केंद्रीकृत शक्ति नहीं थी, जिसके कारण दाराबाहु प्रथम का यह आक्रमण सफल रहा, और इस तरीके से 517 ईसा पूर्व में भारत पर पहला सफल विदेशी आक्रमण हुआ, और इस क्षेत्र को जीत करके दाराबाहु प्रथम ने अपने राज्य का कुल 20वां प्रांत बनाया। दोस्तों इस दाराबाहु प्रथम के कुल साम्राज्य में 24 प्रांत थे, और उन 24 प्रांतों में 1/3 राजस्व अकेला इस प्रांत से उसको प्राप्त होता था। तो आप समझ सकते हो कि यह जो क्षेत्र था पश्चिमोत्तर भारत का कितना ज्यादा उपजाऊ रहा होगा। दाराबाहु प्रथम के कुल साम्राज्य का जितना राजस्व उसको प्राप्त होता था, उसका 1/3 राजस्व उसे इस पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र से प्राप्त होता था। दोस्तों यह जो पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र था, यह क्षेत्र लगभग 200 साल तक ईरानी, या फिर मैं यह कहूं पारसिक साम्राज्य का अंग बना रहा। बाद में जब इस क्षेत्र पर सिकंदर का आक्रमण हुआ, तब जाकर के यह जो क्षेत्र था इस पारसिक साम्राज्य से मुक्त हो सका। तो इन पारसियों ने लगभग 200 वर्षों तक भारत के इस पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर अपना अधिकार बनाए रखा, जिसका दोस्तों बहुत ज्यादा प्रभाव भारत के ऊपर पड़ा है। अगर मैं राजनीतिक रूप से प्रभाव देखूं तो राजनीतिक रूप से तो कोई प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन सामाजिक रूप से इस क्षेत्र पर इन ईरानियों का या पारसिकों का बहुत ज्यादा प्रभाव भारत के ऊपर पड़ा। तो दोस्तों इस तरीके से भारत पर पहला सफल आक्रमण दाराबाहु प्रथम के द्वारा 517 ईसा पूर्व में किया गया, और इस आक्रमण का प्रभाव यह था कि 200 वर्षों तक यह जो क्षेत्र था, यह क्षेत्र पारसिक साम्राज्य का अंग बना रहा। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, 200 साल तक अगर कोई क्षेत्र किसी साम्राज्य का अंग रहेगा तो उसमें बहुत सारी चीजें उस समाज के प्रभाव में आ चुकी होंगी। तो हमारा क्वेश्चन यह है कि जब यह क्षेत्र 200 साल तक पारसिक साम्राज्य का अंग रहा तो इस क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों प्रभाव पढ़ लेते हैं एक बार, आप लोग ध्यान से समझिएगा। यह जो हमारा पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र था, अगर आप देखोगे तो 200 साल तक ईरानी साम्राज्य के अधीन बना रहा। तो इसका एक सबसे बड़ा लाभ दोस्तों यह हुआ कि पश्चिमोत्तर भारत का
ईरान के लोगों के साथ मेलजोल बढ़ा, एक दूसरे के साथ संबंध व्यवस्थित हुए और संबंधों में भी बहुत तेजी आई। दोस्तों, जब ये संबंध बढ़े तो इस क्षेत्र में एक लिपि का विकास हुआ जिसे हम लोग बोलते हैं खरोष्टी लिपि। दोस्तों, ये लिपि ईरान से भारत में आई क्योंकि भारत के लोगों का ईरान के लोगों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हुआ। तो ईरान से लेखन की ये जो एक नई लिपि थी, ये भारत आई, जो उर्दू की तरह बाएं से दाएं लिखी जाती थी। जैसे आप लोग उर्दू को लिखते हो ना पीछे से, बिल्कुल ऐसे ही यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो दोस्तों, इस लिपि को खरोष्टी लिपि नाम दिया गया। और आप सब लोगों को यह पता होगा कि अशोक के जो पश्चिमोत्तर भारत से अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं वो खरोष्टी लिपि में प्राप्त हुए, क्योंकि यह लिपि अब यहां के आम लोगों की एक लिपि बन चुकी थी, एक स्थानीय लिपि बन चुकी थी। इस लिपि को लोग अच्छे तरह से समझ पाते थे और इसी वजह से अशोक ने पश्चिमोत्तर भारत में अपने जो अभिलेख खुदवाए वो खरोष्टी लिपि में खुदवाए, जो दाएं से बाएं उर्दू की तरह लिखी जाती थी। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रभाव तो यही हुआ, भारत में लेखन की एक नई शैली का विकास हुआ, नई लिपि का। जिसे खरोष्टी लिपि कहा गया। दोस्तों, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि खरोष्टी लिपि भारत में कहां से आई। तो जो खरोष्टी लिपि है वो भारत में ईरान से आई थी, या ईरानियों की देन थी खरोष्टी लिपि। दोस्तों, एक दूसरा और महत्वपूर्ण लाभ हम लोगों को, या प्रभाव मैं कहूं, हम लोगों पर पड़ा। दूसरा यह था कि आप सब लोगों को मैंने पढ़ाया था कि अशोक से पहले किसी भी शासक ने अभिलेख खुदवाने की प्रथा शुरू नहीं की थी। अशोक ने अभिलेख खुदवाने की जो प्रथा थी वो वास्तव में इन्हीं ईरानियों से सीखी थी। कैसे कह सकते हैं हम लोग इस बात को? तो दोस्तों, अशोक के जो अभिलेख हैं, उन अभिलेखों को अगर आप दाराबाहु प्रथम के अभिलेखों से मिलाओगे तो बहुत सारी समानता आपको दिखाई देगी, जिस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीयों ने जो अभिलेख खुदवाने की प्रथा थी वो वास्तव में ईरानियों से सीखी थी। और अशोक भारत का पहला राजा था जिसने अपनी जनता को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया था। तो दूसरा प्रभाव दोस्तों यही था कि भारत में अभिलेख खुदवाने की प्रथा ईरानियों के द्वारा ही भारत पहुंची। दोस्तों, और भी कोई प्रभाव पड़ा भारत पर? आप अगर अपने प्राचीन किसी मंदिरों को देखें तो मंदिरों पर आप देखोगे जो उसका गुंबद है वो घंटे के आकार का होता है, इस तरीके का। तो दोस्तों, ये जो घंटे के आकार के बनाने के गुंबद की जो कला थी ये भी ईरान से भारत में आई। तो तीसरा प्रभाव था भारत में घंटे के आकार के गुंबद बनाने की शैली ईरान से आई।
फोर्थ, दोस्तों ईरानियों के आक्रमण के बाद भारत पर यूनानियों का आक्रमण हुआ। और अगर आप एक यहां पर लिंक जोड़ें तो भारत के जो धन दौलत की जो जानकारी थी वो यूनानियों को कहां से हुई? वो यूनानियों को वास्तव में ईरानियों से ही हुई और इसी के परिणाम स्वरूप सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। तो चौथा दोस्तों प्रभाव यह था कि भारत की धन दौलत की जो जानकारी थी वो यूनान तक पहुंची और इसी वजह से सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। तो चौथा दोस्तों प्रभाव यही था कि भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति की जानकारी यूनान पहुंची। जिसके कारण भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। और दोस्तों एक प्रभाव और हम देखें तो मौर्य काल से पहले स्त्रियों की सेना में या अंगरक्षक के रूप में कोई नियुक्ति नहीं होती थी। भारत में स्त्रियों को अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करने की जो प्रथा थी यह भी भारतीयों ने ईरानियों से सीखी थी। तो दोस्तों ये कुछ प्रभाव थे जो ईरानी साम्राज्य का भारत पर पड़ा, जिनमें पहला प्रभाव था खरोष्ठी लिपि का जो विकास था वो इसी शासन समय के दौरान हुआ। भारत में अभिलेख खुदवाने की जो प्रथा थी वो भी इसी समय शुरू हुई। भारत में घंटे के आकार के जो गुंबद थे वो भी ईरानी शैली से भारत आए। मजबूत आर्थिक स्थिति की जो जानकारी थी जिसके कारण सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ यह भी ईरान की वजह से हुआ। तो दोस्तों ये कुछ प्रभाव थे जो ईरान के भारत पर अधिकार स्थापित होने के कारण पड़े थे। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे भारत पर सिकंदर का आक्रमण कैसे हुआ और उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, सिकंदर कौन था। तो दोस्तों शुरू करते हैं भारत पर सिकंदर का आक्रमण। दोस्तों ये सिकंदर कौन था तो मैं आपको यह बता दूं, ईरान के पश्चिम में था यूनान और यूनान की एक रियासत थी जिसका नाम था मकदूनिया। इसके शासक थे फिलिप द्वितीय। इन फिलिप द्वितीय का पुत्र था सिकंदर। जब 336 ईसा पूर्व में फिलिप द्वितीय की मृत्यु हुई तब सिकंदर जो था वो मकदूनिया का शासक बना और सिकंदर ने अपने शासन काल के साथ ही लगभग संपूर्ण यूनान पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। दोस्तों सिकंदर को भारत की धन दौलत की जो जानकारी थी वो ईरानियों के द्वारा यूनान तक पहुंची थी, अभी मैंने आपको बताया। तो सिकंदर भारत पर आक्रमण करना चाहता था, भारत को विजित करना चाहता था, लेकिन यूनान से लेकर के भारत तक का जो पूरा क्षेत्र था, सिंधु नदी तक का जो क्षेत्र था, उस पर पारसिक साम्राज्य का अधिकार था, या मैं ये कह सकता हूं ईरानी साम्राज्य का अधिकार था। और इस समय इसका शासक था दारा तृतीय। तो दोस्तों भारत पर आक्रमण करने से पूर्व सिकंदर को इस पारसिक साम्राज्य से युद्ध लड़ना पड़ा और सन 331 ईसा पूर्व में अरवेला के युद्ध में यह अरवेला का युद्ध 371 ईसा पूर्व में हुआ और इस युद्ध में सिकंदर ने दारा तृतीय को हरा करके इस संपूर्ण क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और इस तरीके से मैं यह कह सकता हूं कि अरवेला के युद्ध के साथ ही सिंधु नदी तक के क्षेत्र पर सिकंदर का अधिकार हो चुका था।
दोस्तों 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच एक शासक था, तक्षशिला का शासक, जिसका नाम था आम्भी। आम्भी का शासन था सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में, इसे तक्षशिला का क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों आम्भी का जो राज्य था वो सिंधु और झेलम नदी के बीच अवस्थित था। मैं यहां लिख देता हूं, तक्षशिला के शासक आम्भी का राज्य झेलम और सिंधु नदी के बीच अवस्थित था। दोस्तों इस आम्भी ने सिकंदर से बिना युद्ध लड़े ही उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उसको वचन दिया कि वो भारत के अभियान में उसकी मदद करेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो प्राचीन भारत के इतिहास में जो सबसे पहला देशद्रोही राजा हुआ वो राजा आम्भी था, जिसने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और भारत के ही खिलाफ सिकंदर की मदद करने का उसको वचन दिया। दोस्तों सिकंदर का जो सबसे प्रबल प्रतिरोध था वो राजा पोरस के द्वारा किया गया। दोस्तों जो राजा पोरस था उसका राज्य इस झेलम और चिनाब नदी के बीच अवस्थित था। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आम्भी का राज्य किसके बीच अवस्थित था और पोरस का राज्य किसके बीच अवस्थित था। तो दोस्तों जो भारत के राजा थे पोरस, उनका राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच अवस्थित था और भारत में सिकंदर का जो सबसे प्रबल प्रतिरोध किया वो राजा पोरस के द्वारा ही किया गया। दोस्तों राजा पोरस और सिकंदर के बीच इस झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ और इस युद्ध को हम लोग हाइड्रोस्पेस के युद्ध के नाम से जानते हैं। जो हाइड्रोस्पेस का युद्ध है यह युद्ध झेलम नदी के तट पर लड़ा गया और इस युद्ध में सिकंदर और पोरस का आपस में युद्ध हुआ। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि पोरस रणनीतिक रूप से मजबूत स्थिति में था, लेकिन अचानक इस झेलम नदी में बाढ़ आई और उस बाढ़ के कारण राजा पोरस को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों जब राजा पोरस युद्ध हार गए तो सिकंदर ने आम्भी को राजा पोरस को आत्मसमर्पण करने के लिए भेजा था। लेकिन दोस्तों राजा पोरस भाला लेकर के इस आम्भी पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए थे, जिसकी पुष्टि सिकंदर उनके राजा पोरस के एक सिक्के से होती है, जिसमें वो हाथी पर बैठे हुए हैं और भाला लेकर के इस आम्भी के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। दोस्तों पोरस का एक मित्र था मेरुप, उस मेरुप मित्र के समझाने पर पोरस ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और जब पोरस सिकंदर के सामने उपस्थित हुए तो सिकंदर ने उनसे कहा कि अब बताइए मैं आपके साथ कैसा व्यवहार करूं। तो राजा पोरस ने कहा कि जो एक राजा किसी दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार किया जाए। दोस्तों इस तरीके से राजा पोरस युद्ध में हारने के बाद भी विजयी रहे। सिकंदर उनकी बहादुरी से बहुत प्रसन्न हुआ और सिकंदर ने उनसे मित्रता कर ली और उनका राज्य उनको वापस लौटा दिया। तो इस तरीके से सिकंदर का भारत में जो सबसे प्रबल विरोध किया गया वो राजा पोरस के द्वारा किया गया। दोस्तों इसके बाद सिकंदर की सेना ब्यास नदी के तट पर पहुंची
लेकिन ब्यास नदी के तट को पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया। सिकंदर ने अपनी सेना को बहुत समझाया, लेकिन उसकी सेना टस से मस नहीं हुई और उसने ब्यास नदी को पार करने से पूरे तरीके से मना कर दिया, जिसके कारण सिकंदर अपने क्षेत्र को अपने सेनापति सेल्यूकस को छोड़कर, सेल्यूकस निकेटर को सौंपकर वापस लौट रहा था। तो रास्ते में बेबीलोन के निकट स्थानीय जनजातियों के साथ उसका संघर्ष हुआ, जिसके कारण 321 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, इस तरीके से देखा जाए तो इस पूरे क्षेत्र पर सिकंदर का अधिकार हो चुका था। तो अब हमें यह पढ़ना है कि सिकंदर का भारत आक्रमण पर क्या प्रभाव पड़ा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक चीज और आप लोग पढ़ लीजिए, फैक्ट का क्वेश्चन है। दोस्तों, जब झेलम राजा पोरस को युद्ध में हरा दिया, तो सिकंदर ने राजा पोरस को युद्ध में हराने के बाद झेलम नदी के तट पर 2 नगरों की स्थापना की थी, जिसमें पहला नगर था निकैया और दूसरा नगर था झेलम नदी के तट पर बहुकेफला। सिकंदर के घोड़े का नाम बहुकेफला था, जो इस युद्ध में मारा गया था। तो उसने स्मारक के तौर पर इस झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नगर की स्थापना की थी। तो दोस्तों, यह था सिकंदर। अब हमारा टॉपिक आता है कि सिकंदर का भारत पर जब आक्रमण हुआ तो उसका क्या प्रभाव हुआ। दोस्तों, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और 321 ईसा पूर्व में बेबीलोन के निकट उसकी मृत्यु हो गई। तो मैं यह कह सकता हूं कि सिकंदर अधिकतम 5 वर्ष भारत में रहा, लेकिन इन 5 वर्ष के दौरान वो अधिकतम समय युद्ध में उलझा रहा। उसे यहां के इस शासन को संभालने का मौका ही नहीं मिला। तो मैं यह कह सकता हूं कि सिकंदर इस पश्चिमोत्तर भारत पर कोई राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने में सफल नहीं हो सका। वो आंधी की तरह भारत में आया और तूफान की तरह भारत से वापस चला गया। तो राजनीतिक रूप से तो वो कोई प्रभाव नहीं दिखा सका, लेकिन दोस्तों, सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से उसके कई सारे प्रभाव भारत पर देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे पहला प्रभाव था इतिहास लिखने की परंपरा। दोस्तों, सिकंदर से पहले किसी भी शासक ने भारत में इतिहास लिखने की कोई प्रथा शुरू नहीं की थी। भारतीयों ने इतिहास लिखने की जो प्रथा थी वो सिकंदर से ही सीखी। सिकंदर अपने साथ कई इतिहासकारों को लेकर के आया था और सिकंदर के एक इतिहासकार से यह पता चलता है कि उस समय पश्चिमोत्तर भारत का जो क्षेत्र था वो बहुत हरा भरा था। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि भारत में इतिहास लिखने की जो परंपरा थी वो सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप ही भारत में शुरू हुई। तो पहला प्रभाव तो दोस्तों यही था, भारत में इतिहास लिखने की परंपरा सिकंदर के आक्रमण से ही शुरू हुई। दोस्तों, और भी कोई प्रभाव पड़ा? एक दूसरा प्रभाव मैं आपको और बताता हूं, जो आर्थिक प्रभाव था। सिकंदर का जल सेनापति था निर्याकस, और सिकंदर समुद्री यात्रा का बहुत प्रेमी था। तो सिकंदर ने अपने सेनापति निर्याकस को सिंधु नदी के मुहाने से दजला फरात नदी के मुहाने तक का मार्ग खोजने के लिए भेजा था, जिससे दोस्तों सिंधु से दजला फरात नदी तक के मार्ग की खोज हुई और इस तरीके से जलमार्ग और स्थल मार्ग के साथ भारत का जो व्यापार था वो यूनान तक होने लगा था।
जिसके कारण भारत के व्यापार और वाणिज्य में प्रगति हुई। तो दूसरा प्रभाव दोस्तों यही था, सिकंदर के जल सेनापति निर्याकस ने सिंधु से दजला फरात नदी तक के मार्ग की खोज की। जिससे 4 स्थल और जलमार्ग खुले और भारत का जो व्यापार था वो यूनान तक होने लगा। दोस्तों एक तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव सिकंदर के आक्रमण का भारत पर पड़ा है। आप लोगों को मैं ये बता दूं, जिस समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ उस समय मगध का शासक था धनानंद, जिसका राज्य व्यास नदी के तट तक अवस्थित था। लेकिन व्यास नदी से लेकर के सिंधु नदी के बीच का जो क्षेत्र था, यह क्षेत्र छोटी छोटी शक्तियों में विभाजित था। सिकंदर के आक्रमण ने इस क्षेत्र में जो छोटे छोटे राज्य थे उनको समाप्त कर दिया और इसी के परिणाम स्वरूप जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक बना तो उसने आसानी से इस पूरे के पूरे क्षेत्र को मगध साम्राज्य में शामिल कर दिया। तो यहां के जो छोटे छोटे राज्य थे उन शक्तियों को सिकंदर के आक्रमण के द्वारा समाप्त हुआ और इसी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य भारत में अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना कर सका। तो दोस्तों ये सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव था जो सिकंदर के आक्रमण के साथ शुरू हुआ। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहां पर और रह जाता है कि सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से क्यों मना कर दिया, क्या वजह थी? पहला तो फैक्ट का क्वेश्चन दोस्तों यही है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि सिकंदर की सेना किस नदी से आगे नहीं बढ़ सकी, तो वो व्यास नदी है। व्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था। अब इसकी वजह क्या है? तो दोस्तों इसकी अलग अलग वजह हमारे इतिहासकार बताते हैं। सबसे पहली वजह मैं बता दूं दोस्तों, जो सिकंदर की सेना थी उसमें अधिकांश सैनिक यूनान के थे। यूनान दोस्तों यहां मैंने अभी मैप बनाया था, जो एक ठंडे प्रदेश में पड़ता है और भारत की जो जलवायु थी वो बहुत गर्म थी। सिकंदर की सेना के जो सैनिक थे वो इस गर्म जलवायु के आदी नहीं थे, जिसके कारण सिकंदर की आधी से अधिक सेना बीमार थी गर्म जलवायु के कारण, और इसी वजह से सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। एक दूसरा भी कारण था दोस्तों। दूसरा कारण यह था कि सिकंदर 336 ईस्वी में विश्व विजय के अभियान पर निकला था, या मैं ये कह सकता हूं 331 ईस्वी में अर्वेला के युद्ध के साथ विश्व विजय के अभियान पर निकला था, और 321 ईसा पूर्व तक 10 साल तक ये सैनिक बिना युद्ध रुके और बिना थके युद्ध में लगे हुए थे। 10 साल का समय दोस्तों बहुत ज्यादा होता है। 10 साल तक जब सेना युद्ध में लगी रही तो वो अब युद्ध से थक चुकी थी और अपने घर वापस लौटना चाहती थी। तो एक दूसरा कारण यह भी हो सकता है सिकंदर की सेना के युद्ध पर व्यास नदी को पार ना करने के पीछे। और दोस्तों एक तीसरा भी कारण है। तीसरा कारण यह है कि सिकंदर की सेना ने सुन रखा था कि व्यास नदी के पूर्व में भारत में एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसमें सैनिकों की संख्या 3 लाख से ज्यादा है। संभव है दोस्तों यह धनानंद के विषय में बताया गया है, और इसी वजह से सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे जिसके कारण सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। और दोस्तों अगर क्लास समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।